आपके साथ मैं हूं स्वाति जोशी। शाम के 6 बज गए हैं और आप देख रहे हैं लोकतंत्र, एक ऐसा शो जहां आपके मुद्दों की बात होती है, ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। आज का पहला मुद्दा है एमसीडी का मीट बैन। दिल्ली में एमसीडी ने कई इलाकों में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब मेयर साहब ये बताएंगे कि हम और आप क्या खाएंगे? जो भी हमारे मेयर साहब ने, साउथ एमसीडी ने जो भी ये नियम जारी किया है, हम सभी लोग मिलकर उसका समर्थन करते हैं। हमारे भी रोजे चल रहे हैं, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नवाद चलिए, नवाद में देखो कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रों के टाइम पे बंद होना चाहिए, लेकिन ये हमारा रोजी रोटी है। अगर ये बंद होगा नवरात्रों के टाइम पे तो ये फिर कैसे चलेगा? मुद्दा है नवरात्रों में मीट, मुर्गा, मछली की दुकानों पर ताला लगाने का, और इस पर अलग अलग लोगों की, अलग अलग समुदाय के लोगों की अपनी अलग अलग राय है। लेकिन लोगों से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज है। आपके घरों में तो आकर खाना नहीं बना रहे हैं वो, या आपको जबरन लेकर नहीं जा रहे हैं मीट शॉप्स में कि आप खरीदिए। हिंदुओं का कोई त्योहार है तो मुस्लिम और अन्य धर्म उसका सम्मान करें, सम्मान करें। इस टाइप की कोई पाबंदी के साथ बिल्कुल गोश्त बेचा ही नहीं जाएगा, ये तो नाइंसाफी है। सबसे पहले समझिए कि माजरा क्या है। एसडीएमसी यानी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक लेटर जारी किया है। नवरात्रों में 9 दिनों तक लोग मीट, शराब और कुछ मसालों का सेवन नहीं करते। ऐसे में लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए अधिकारियों को मीट की दुकानें बंद करवाने के आदेश दिए जा सकते हैं। 9 दिनों तक नॉनवेज शॉप्स पर ताला लगाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली के मेयर भी मीट की दुकानों को बंद करने की सलाह दे रहे हैं। मैं सभी मीट विक्रेताओं से निवेदन है कि इन दिनों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जितने भी मीट विक्रेता हैं वे अपनी दुकानों को बंद रखें, इसमें आपसी सौहार्द बढ़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नवरात्रों में मीट की दुकानों को बंद करना कितना जायज है। एक सवाल ये भी है कि मीट की दुकानों को बंद करने का विरोध करना कितना जायज है। मुद्दा लोगों से जुड़ा है। ऐसे में इन सवालों का जवाब भी लोगों से लेना ही बेहतर है। टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर हर्षा चंदवानी पहुंची साउथ दिल्ली के डाबरी मीट मार्केट, दिल्ली के सबसे बड़े मीट मार्केट में से एक। इस फैसले पर यहाँ के वेंडर क्या कह रहे हैं, सुनना जरूरी है। मैं दाबड़ी मीट जो पूरी मार्केट है वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सारी की सारी मीट की दुकानें हैं जिनमें काम बंद पड़ा है। दुकान तो खुली है लेकिन काम किसी भी तरीके का इन दुकानों में नहीं हो रहा है। पहले नवरात्र में दुकान नहीं खुलती थी हमारी, और ना मंगलवार को भी हमारी शॉप बंद रहती है। मंगलवार और नवरात्रों में ऐसे ही बंद रखते हैं। सब लोगों को और भी बड़ी खुशी हुई है, और जो भी हमारे मेयर साहब ने, साउथ एमसीडी ने जो भी ये नियम जारी किया है, हम सभी लोग मिलकर उसका समर्थन करते हैं। रोजगार पे तो ऐसा नहीं है, खुशी से लोग इस टाइम में मेंटेनेंस का काम कर लेते हैं। टूट फूट हुआ चाहे जो भी हुआ, और लोग थोड़ा सा एंजॉय करने छुट्टियों में चले जाते हैं। ठीक है, नवरात्रि में बंद हो जाए कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग तो पहले भी बंद करते आ रहे थे। नवरात्रि में मंगलवार को हम लोग हमेशा बंद करके रखते हैं। हाँ, बंद हो जाए ठीक है। हमारे भी एक तरह का समझ लो, सब हमारे भी रोजे चल रहे हैं, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नवाद चलिए, नवाद में देखो कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत था, अब बहुत कम काम है। इस वजह से रोजगारी यही है भाई, हमारा काम करने का यही है और कुछ नहीं है ना, तो इस वजह से भाई खोल रखी है। ये हमारा रोजी रोटी है। अगर ये बंद होगा नवरात्रों के टाइम पे तो ये फिर कैसे चलेगा सर? और ये यहाँ पर कोई जिंदा भी नहीं काटते, ये तो सिर्फ चिकन है जिंदा काटते हैं। मटन तो ऐसे ही सब फ्रिज में होता है, और नवरात्रों के टाइम पे हम बाहर भी लटका कर नहीं रखते, ना चिकन ना मटन, सब अंदर फ्रिज में ही होता है। मीट विक्रेताओं की इस पर अपनी अलग राय है। जाहिर सी बात है नवरात्रों में सेल कम होती है। ऐसे में कई मीट कारोबारी इन 9 दिनों तक अपनी दुकान बंद रखते हैं। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ये उनके रोजगार का एक लौता जरिया है। ऐसे में ये आदेश उन्हें मंजूर नहीं है। ये तो हुई मीट कारोबारियों की बात, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि जो लोग नवरात्रों के दौरान मीट मुर्गा खाते हैं, उन पर इस आदेश का क्या असर पड़ रहा है। टाइम्स नाउ भारत रिपोर्टर हर्षा चांदवानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में भी पहुंची। सुनिए यहाँ के लोगों का इस आदेश पर क्या कहना है।
महापौर का आदेश आया दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कि मीट की दुकानें बंद रहे नवरात्रों के दौरान तक, जब तक नवरात्र संपन्न नहीं हो जाते। अब ईस्ट और नॉर्थ दोनों ही एमसीडी जो है ये तैयारी कर रही हैं, उन्होंने भी सलाह दी है। ये आदेश को आप लोग कैसे देखते हैं, जामा मस्जिद में रहने वाले लोग, क्योंकि आप लोग भी एमसीडी के तहत ही आता है ये इलाका? बिल्कुल आता है मैम। देखिए मैम, इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको पड़ रहा है जो मीट लवर होते हैं, और मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से ही हूँ, तो मैं जितना ऑब्जर्व किया है मैंने मैम, 90% तो हमारे पास नॉन मुस्लिम ही कस्टमर्स होते हैं। मीट की दुकानें बंद होने से जो है बंद होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मीट की दुकानों का इशू है, अगर मंदिर वगैरह के आसपास हैं तो वहाँ पर तो चलो बंद हो जाए, लेकिन अगर मोमडन इलाकों में मीट की दुकानें हैं तो उन्हें बंद करने का कोई पर्पस नहीं है। हिंदू लोग का 9 दिन का त्योहार होता है, 9 दिन में थोड़ा बंद होगा। मुसलमान जो खाने की चीज तो खाएगा ही। हमें दुख होता है क्योंकि हमारे जो रोटी खाते हैं ना शहरी में, बगैर गोश्त नहीं खाते। दाल बना लो, कुछ भी बना लो, अच्छा नहीं लगता है। क्या शोरबा हो इसका, मगर इससे अच्छा लगता है, पेट भी भरता है। यानी कि शहरी जो होती है बिना गोश्त की नहीं होती है? नहीं होती है हमारे। काम ही न करेंगे तो क्या खाएंगे, भूखे ही मरेंगे बच्चे हमारे। हम जानते वो क्या करेंगे अब इन बच्चों से भी, हमें अल्लाह के नाम पे दो तो कहाँ से देंगे। बात सिर्फ 9 दिनों की है, लेकिन मुद्दा लोगों से जुड़ा है, लिहाजा बड़ा है। मुद्दा लोगों के खान पान और उनकी पसंद का है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि नवरात्रों में कई लोग शराब का सेवन भी नहीं करते हैं, तो ऐसे में शराब की दुकानों को क्यों बंद नहीं किया गया है? नवरात्रों में लोग प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करते, ऐसे में बाजारों में प्याज लहसुन क्यों नहीं बैन किया गया? इस फैसले पर सवाल कहीं उठ रहे हैं, जवाब दिल्ली नगर निगम को देना है। हर्षा चंदवानी, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां हुई हिंसा की घटना और उसके बाद जिस तरह से सिस्टम की पोल खुली है, उसने एक तरीके से वहां कानून व्यवस्था की जो हालत है उसकी एक तस्वीर सामने रखी है। राजस्थान के करौली में दंगों के बाद गहलोत सरकार कटघरे में है। राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को दंगा हुआ था। उस दिन दंगा कैसे शुरू हुआ, दंगा करने वाले कौन कौन लोग थे, अब ये राज नहीं रह गया है। टाइम्स नाउ भारत के पास एक ऐसा वीडियो है जो पुलिस और राजस्थान सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रहा है। इस वीडियो में दंगाई खुलेआम लाठी डंडों से लैस इन गलियों में यहां से वहां, और 1-2 लोग नहीं है, पूरी भीड़ है, भारी हुजूम है जो हाथ में लाठी डंडे लिए इन गलियों में बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। ये तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि हमले की तैयारी पहले से थी। कैसे ऐन मौके पर जब वहां से रैली गुजर रही है, लोगों ने लाठी डंडे और इतने सारे पत्थर जमा कर लिए। पुलिस की नाकामी भी इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। पहले वीडियो में आप देख रहे हैं कि गलियों में बेखौफ होकर लोग घूम रहे हैं, और ये इन तस्वीरों को देख करके अंदेशा भी होता है कि या तो गड़बड़ी हो चुकी है या फिर होने वाली है। माहौल तनावपूर्ण है। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो वहां पर पुलिस वाले मौजूद हैं, उनका सबसे पहला काम ये होगा कि लोगों को तितर बितर करेंगे और शांति कायम करेंगे। अब दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं। दूसरा वीडियो भी सामने आया है, उससे गहलोत सरकार और उसकी पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, पुलिस वाले मौजूद हैं वहां पर, उनके सामने से ही लोग यहां से वहां भाग रहे हैं हाथों में लाठी डंडे लेकर, लेकिन उनको रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। कोई पुलिस वाला इन लोगों के पीछे भागता, इनको रोकता, इनको कार्रवाई की चेतावनी देता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। यानी दंगे को रोकने की तुरंत उसी मौके पर कोई कोशिश नहीं हुई। क्या फ्री पास दिया जा रहा था? गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, एक भी पुलिस वाला सड़क पर डिप्लॉयड मौजूद एक भी पुलिस वाला दंगे को रोकने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले आपने देखा भीड़ कैसे बेखौफ होकर घूम रही थी। अब आप देखिए पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको पुलिस वाले नजर आएंगे। पुलिस वालों की यहाँ तैनाती क्यों की गई थी? क्योंकि अंदेशा था और पहले से पीएफआई ने खत लिख करके चेताया था, तो पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए थी, पूरी तैयारी होनी चाहिए थी। लेकिन ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं कि कैसे जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं इन लोगों को रोकने की, इनको ये कहने की कि शांति बनाए रखें, अपने घर लौटिए। हाँ, बीच बीच में आपको ये जरूर सुनाई देगा, बस 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 हो गया, अब आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई नहीं है, अरे ओ सुन लो हमारी बात, गुजारिश कर रही है पुलिस। ऐसी स्थिति में क्या पुलिस को गुजारिश करनी चाहिए थी या फिर इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी? हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र सिंह ने आज जो रिपोर्ट भेजी है वो ये साबित कर देती है कि दंगों की तैयारी पहले से की गई थी, ईंटों को जमा किया गया था,
लोग जमा थे। सवाल ये उठता है कि जो बात हम जानते हैं वो पुलिस को क्यों नहीं दिखाई दे रही। इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि वहां हो क्या रहा था। जगह को चिन्हित कर लिया है जहां पर ये क्राइम सीन हुआ है। क्राइम सीन का बकायदा क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस ये लगा दिया गया है और देखिए ये बाउंडेड कर दिया गया है, वाइट चूने से उसको बाउंडेड किया है। यहाँ से और इसके आगे तक का जो पूरा हिस्सा है जहाँ से पत्थरबाजियाँ हुई थी, ये देखिए ये वो जिम है जहाँ पर वो पत्थरबाजी हुई थी। वो आगे जिम दिखाई दे रही है, यहाँ से एक बड़ा पत्थर फेंकते हुए नजर आए थे और ये जो जाली वाला आप देख रहे हैं यहाँ से भी पत्थरबाजी होती हुई वीडियो में नजर आती है। और इस पूरे इलाके को क्राइम सीन स्पॉट बनाया गया है और ये पुलिस ने पूरा स्पॉट तैयार कर दिया है। आप देखिए दूर तक अगर अपन जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये वो तमाम जगह हैं जो हम बार बार आपको तस्वीरों में दिखाते रहे हैं। मैं कहूँगा दिनेश शर्मा जो मेरे विजय हैं जरा दिखाएं, ये वो जालियाँ आप देख रहे हैं, इनके आसपास से पत्थर गिरते हुए नजर आए थे, तमाम पत्थर यहाँ से बरसाए गए थे और ये वही जगह है। देखिए 4 दिन बाद पुलिस ने क्राइम स्पॉट को चिन्हित किया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पुलिस की आप देख पाएंगे, क्योंकि 4 दिन बाद, चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आपने माना तो सही कि यहाँ पर क्राइम सीन हुआ है। अभी मैं खड़ा हूँ एक छत के ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा छत से जो क्राइम सीन के ठीक ऊपर ये वो जिम है जहाँ पर अभी पुलिस मौका मुआयना कर रही है। एफएसएल की टीम भी है, आप देख पा रहे होंगे वाइट शर्ट में एफएसएल की टीम के सदस्य जो हैं वो फ़ोटो खींच रहे हैं। सवाल मैंने वही किया था कि 4 दिन बाद जब सारा कुछ सफाई कर दी गई उसके बाद एफएसएल टीम आई है तो क्या मिलेगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी तैयारी पुलिस की है। सचेत हैं, अगर सचेत होते तो पथराव नहीं होता, लेकिन अभी भी कितने सचेत हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़रा ईंटों का ये जखीरा देखिए जो अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है उसी छत के ऊपर जहाँ से ईंटें बरसाई गई थी। अब जरा थोड़ा सा एक एक छत का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से तैयारियाँ की गई थी। अब जरा उस मीनार के पास से आप देखेंगे, वहाँ मैं अपने विजय दिनेश शर्मा को कहूँगा जरा जूम करके दिखाएं कि किस तरह से ईंटें वहाँ पर रखी हुई हैं और उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल उस दिन पथराव के लिए हुआ था। वो ईंटों का ढेर जो है थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि वही जिम है जिसके पीछे का ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। आगे के दृश्य तो पूरी दुनिया ने देखे ही हैं जहां से पत्थर बरसे, लोगों पर पथराव किया गया, गाड़ियों में आग लगाई गई, गाड़ियां तोड़ी गई और ये उसके ठीक पीछे का पोर्शन है जहां पर ये परिवार रहता है। जरा इनसे बात करते हैं, क्या हुआ था उस दिन, क्या देखा, क्या सुना, क्या लगा? यहाँ पर हम तो जुलूस देखने आते हैं, हर बार आ जाते हैं जब भी कुछ होता है, निकलता है, यात्रा निकलती है। तो शाम जब हम आए तो जोर से धड़ाधड़ की आवाज़ सुनाई दी। फिर हम उस कोने पे पहुंचे तो उन 3 मकानों पे बहुत सारे बच्चे और बच्चियां, लड़के और बड़े आदमी 2-4 थे। उनने सब पत्थर फेंक रहे थे दमादम। अच्छा। और नीचे भीड़ एकत्रित हो रही थी। उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद में हमने फूटे आदमियों के उधर जाते देखा। हम इधर से भग के देखने आए इधर, तो आदमियों के सर फूट रहे थे। डर लगता है रात में पथराव हो जाए? पूरी रात नहीं सो पाते हम तो। अच्छा। हमारा तो गेट भी नहीं है, खुला हुआ घर है पूरा और ऐसे ही सोते हैं हम तो। हमारी तो बहुत स्थिति खराब है, फिर इस स्थिति के अंदर अब बिल्कुल भी और खराब है। अच्छा, अब ये जो घटना हुई है उसके बाद से ज्यादा डर लग रहा होगा? ज्यादा डर लग रहा है, सो ही नहीं पाते, रात भर बैठे रहते हैं ऊपर पूरी 1-1, 2-2 बजे तक। बताओ तुम, 3-4 दिन हो गए हमें तो सोए हुए। पत्थरबाजी हो रही थी और मेरे बच्चे भाग दौड़ करके कबाड़ कुंडी लगा के हम अंदर चले गए। अच्छा। हाँ, भय के वजह से, डर के वजह से। देखेंगे ये वो जिम है, ये जो आपको सीमेंटेड दिख रहा है बिना कलर का, ये वो जिम है और उस पर ये रखे हुए वो पत्थर हैं। और वो गली भी मैं आपको ज़रा दिखा सकता हूँ जहाँ पत्थर फेंके गए थे, क्राइम सीन क्रिएट हुआ था। देखिए ये वो गली है, ज़रा जूम करके हम जब दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो गली है जहाँ पत्थरबाजी हुई थी। और ये सामने जो आप मीनार देख पा रहे हैं ये वही मस्जिद की मीनार है जो आपको नज़र आती है उस वीडियो में, जो वीडियो आज भी लोगों की रूह कपा देता है। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, करौली। ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया इसने राजस्थान सरकार की पोल खोल दी और कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को, प्रशासन को और पुलिस को देना होगा। सबसे पहला सवाल, क्या राजस्थान सरकार हिंसा का सच छिपा रही है? अगर ऐसा नहीं था तो फिर पूरी व्यवस्था क्यों नहीं थी? शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 2,
पुलिस ने दंगाइयों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि तस्वीरों में पुलिस दिखाई दे रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही। सवाल नंबर 3, पुलिस ने दंगा क्यों नहीं रोका? क्या उन पर कोई दबाव था? क्या ऊपर से कोई ऑर्डर आया था? क्या पहले से कुछ कहा गया था? आगे बढ़ते हैं। क्या पुलिस ने जानबूझकर दंगाइयों पर नरमी बरती? क्योंकि आप वीडियो में सुन पा रहे होंगे पुलिस वाले गुजारिश करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि यहां से चले जाओ, यहां कोई नहीं। क्या दंगाइयों को पुलिस का कोई खौफ नहीं था? यह हमारा आखिरी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हाँ, एसआईटी जांच कर रही है और हो सकता है इन सवालों के जवाब सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर पहले से कदम उठाए गए होते तो ये स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होती, इसको रोका जा सकता था। क्या इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए गए थे? इसका जवाब देना होगा, और केवल पुलिस को नहीं, प्रशासन और सरकार को भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं पाकिस्तान, जहां पर अभी भी सियासी उथल पुथल जारी है। बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की करेंगे। इमरान खान के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। तमाम सियासी बाजीगरी दिखा रहे हैं वो, लेकिन उसके बावजूद लगातार राजनीतिक दलदल में धंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल इमरान खान एक टीवी शो पर लाइव अवतरित हुए, संवाद करना चाहते थे अपनी देश की जनता के साथ। देश विदेश से पाकिस्तानी कॉलर्स ने उन्हें फोन किया, फोन के जरिए इमरान से लाइव सवाल पूछे, इजाजत उनको दी गई थी। इसका जवाब भी इमरान खान दे रहे थे फौरन, तुरंत। लेकिन इमरान खान के चेहरे की हवाई उस वक्त उड़ गई जब एक कॉलर ने इमरान से ऐसे सवाल पूछे जिससे वो असहज हो गए। उनकी बोलती क्यों बंद हुई, देखिए। मोहम्मद याकूब कुरैशी बात कर रहा हूँ चोलिस्तान से। वजीर आजम से मेरा एक सवाल है। जब आप पहले कहते थे कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, उसके बाद आपको क्या हुआ? हवा निकल गई या हवा टाइट हो गई कि आप मजबूर हो गए भाग खड़े होने के लिए, या पोजीशन का डर था, या मौलाना फजल रहमान का डर था कि आपने तहरीक एतमाद का जो वोट है उसको फेस करने के बजाय आपने ये आर्टिकल 5 का बहाना बनाकर भाग खड़े हो गए? इसकी वजह क्या है? और दूसरा तो आपके मुंह पर क्या कहते हैं, शर्म भी नहीं आती, और आपको क्या कहते हैं, एहसास भी नहीं है आवाम का, फिर भी आप इस कुर्सी से चिपक के बैठे हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि आप एक बंदर की तरह ये जिद कर रहे हैं कि बस मुझे ये कुर्सी चाहिए, ये कुर्सी चाहिए। ऐसा नहीं होता। गजब बेइज्जती हो गई इमरान खान की। लाइव शो के दौरान पाकिस्तान के कॉलर ने सरेआम अपने शब्दों से इमरान खान को पानी पानी कर दिया। उसके बाद आपको क्या हुआ? हवा निकल गई या हवा टाइट हो गई? करते भी तो क्या करते, सब कुछ टीवी पर लाइव था। इमरान की बोलती तो बंद होनी ही थी। तो आपके मुंह पर क्या कहते हैं, शर्म भी नहीं आती, और आपको क्या कहते हैं, एहसास भी नहीं है आवाम का, फिर भी आप इस कुर्सी से चिपक के बैठे हुए हैं। 1 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो में इमरान के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, हाव भाव बदलने लगे। इमरान कभी नजर झुकाते, कभी सिर पर खुजली करते। इमरान करते भी तो क्या करते, उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। फोन काटते तो संदेश गलत जाता, तो चुपचाप सुनते रहे। मौलाना फजल रहमान का डर था कि आपने तहरीक एतमाद का जो वोट है उसको फेस करने के बजाय आपने ये आर्टिकल 5 का बहाना बनाकर भाग खड़े हो गए। अब लाइव टीवी पर प्रधानमंत्री की ऐसी घनघोर बेइज्जती होगी तो होस्ट समेत तमाम अफसरों के पांव तले जमीन खिसकनी ही थी। हालांकि इमरान सामान्य रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इशारा किया, रिकॉर्डिंग चलने दो। एक और कॉलर ने सरेआम इमरान खान को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। दरअसल इमरान खान का एक जुमला मशहूर है, वो हर बात पर समझाते हुए कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसी लाइव शो में टीवी पर महिला ने उनके ही डायलॉग से उनको ही घेर लिया और चुटकी ले ली। बेसिक कॉमोडिटी करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। महिला के सवाल पर या कह लीजिए तंज पर इमरान खान की बोलती बंद हो गई। जवाब नहीं सूझ रहा था। अमरीन, बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें
कि अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। इन दिनों खान साहब की हवा टाइट है। कम से कम सोशल मीडिया पर इमरान खान का जमकर मजाक उड़ रहा है। संसद में वोटिंग से भागने पर उन्हें सियासी भगोड़ा कहा जा रहा है। कोई उन्हें कायर बोलता है, कोई कुर्सी का मुरीद और कुछ तो इमरान खान को किसी बिगड़े हुए बच्चे की तरह देख रहे हैं जो मैच हारने के डर से गेंद और बल्ला लेकर मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान ने जुगाड़ से अपनी कुर्सी को कुछ दिनों के लिए जरूर बचा लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें कोई बख्शने को तैयार नहीं। खासकर महंगाई के मोर्चे पर वो भी बुरी तरह से उन्हें घेर लिया गया है। पाकिस्तान में एक कहावत चल रही है, नियाजी की कुर्सी कब तक खैर मनाएगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? जवाब ये है कि इमरान खान बोलते ज्यादा हैं और काम करते हैं कम। उनके दावे फेक हैं, जिसकी वजह से वो अब फेल साबित हो रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। पाकिस्तान में इमरान खान का एक डायलॉग घबराना नहीं है खूब वायरल हो रहा है। गायक ने पीएम इमरान खान के इस डायलॉग के लिए ऐसी राइमिंग की है कि वीडियो देख कोई भी खुद को हंसने से रोक नहीं सकता। दवाई शवाई छोड़ो, इलाज न करो, बच्चों की पढ़ाई रहने दो, फीसें ना भरो, अब पैसे जमा। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर, अवाम हलकान हो रही है। ये वीडियो इमरान खान पर तंज। लोग बोल रहे हैं, इमरान तुम्हारे दावे फेक हैं, तुम एक फेल पीएम। 3.5 साल के कार्यकाल में इमरान ने नया पाकिस्तान नहीं बल्कि बर्बाद पाकिस्तान बना दिया। जो हमारे अंदाजे थे, जो हमारी उम्मीदें थी, उस पर बिल्कुल पूरा नहीं उतर सका अभी आज तक। ये सिर्फ हमारे पर तो उनको 8.5 साल हो गए हैं। 5 साल पहले इसने सूबाई हुकूमत की है KPK में, अब 3.5 साल इसने वफाक पर भी की है, लेकिन सवाए महंगाई और कुछ भी नहीं दे सका ये अवाम को। उसका कसूर तो नहीं है कि वो महंगाई को वो करे। महंगाई तो सब जगह पर आई। महंगाई उस हुई है कि जब ये अपना सब कुछ बेच कर गए, ये भागे हुए हैं ये लोग। मैं हैरान हूँ। महंगाई ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनता महंगाई से जूझ रही है और इमरान खान को कोस रही। पाकिस्तान में दूध 117 रुपए प्रति लीटर है, आटा 720 रुपए प्रति किलो, टमाटर 80 रुपए किलो, चीनी 100 रुपए किलो, चिकन 340 रुपए किलो और एक दर्जन अंडे 141 रुपए किलो बिक रहा है। खाने पीने के सामान ही नहीं, पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम तो 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर, डीजल 145 रुपए प्रति लीटर और LPG सिलेंडर 2438 रुपए प्रति सिलेंडर पड़ रहा है। यानी इमरान खान चाहे टीवी पर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जमीन पर हालात बद से बदतर हैं। लोग परेशान हैं और इमरान सिर्फ बयान बहादुर बने हुए हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। इमरान खान आए थे नया पाकिस्तान बनाने, लेकिन महंगाई के मामले में पाकिस्तान को दुनिया का चौथा सबसे महंगा देश बना दिया। इमरान खान की सत्ता के 3.5 साल में पाकिस्तान कर्जदार और कंगाल भी हुआ है। पाकिस्तान पर 90 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। विदेशी मुद्रा रिजर्व सिर्फ 22 अरब अमेरिकी डॉलर है। पाकिस्तान खुद को दिवालिया घोषित होने से बचाने के लिए लगातार कर्ज ले रहा है। उसके कर्ज में 20% हिस्सेदारी चीन की है। इमरान के शासनकाल में पाकिस्तान दुनिया का 10 सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में शामिल हो चुका है। इमरान खान सरकार लोगों को रोजगार देने में विफल साबित हुई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी यानी PIDE के मुताबिक आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 16% तक पहुंच गया है, जो कि इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार के 6.5% के दावों के उलट है। इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। और जिन लोगों
इमरान खान लगातार विपक्ष पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते रहे हैं, लेकिन उनके रहते पाकिस्तान में भ्रष्टाचार ने भी काफी तरक्की की। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भ्रष्टाचार के मामले में 16 स्थान गिर गया और 180 देशों में 140वें स्थान पर पहुंच गया है। जब इमरान खान ने सत्ता संभाली थी, पाकिस्तान का नंबर 120 था। इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में राहें आसान नहीं है और इस चुनाव में इमरान खान का असल टेस्ट होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में सियासी संकट है तो श्रीलंका में आर्थिक संकट और चीन इसके पीछे है। श्रीलंका आज जिस हालात से गुजर रहा है, इसके पीछे पूरी दुनिया चीन को गुनहगार मान रही है। लेकिन चीन ने कैसे धीरे धीरे श्रीलंका को इस दौर तक पहुंचाया, आज हम आपको उसका सबूत देने जा रहे हैं। देखिए कैसे चीन प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाकर श्रीलंका को अपने मायाजाल में फंसाता चला गया। चीन ने श्रीलंका को एक सपना दिखाया। सपना दिखाकर चीन ने श्रीलंका को ललचाया और चीनी सपने से श्रीलंका बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। ये तस्वीर सच्चाई नहीं है, बल्कि वही सपना है जो चीन ने श्रीलंका को दिखाया था। ये वही झूठ है जिसे दिखाकर चीन ने श्रीलंका की सरकार को अपने जाल में फंसाया और फिर श्रीलंका के बड़े हिस्से पर अपना हक जता दिया। ये वही फरेब है जिससे चीन श्रीलंका का रावण बन गया। चीन ने श्रीलंका को जो मास्टर प्लान दिखाया था, वो फिलहाल कैसा दिखता है, सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं इसी फ्रेम में, ना ज्यादा दूर जाए हुए। अगर आप पीछे देखेंगे तो ये वो पोर्ट सिटी है चाइना का बनाया हुआ, जहां पे इमरजेंसी के दौरान भी काम सुचारू रूप से चल रहा था। चाइनीज ने इस तरीके के मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है। ये तस्वीरें कोलंबो पोर्ट सिटी का मास्टर प्लान है, यानी कोलंबो का पोर्ट सिटी बनने के बाद कैसा लगेगा। चीन ने श्रीलंका की सरकार को यह प्लान दिया कि श्रीलंका के कोलंबो में पोर्ट सिटी बनाया जाएगा। दुबई के तर्ज पर समंदर की रेत पर हाईटेक सिटी बनाने का प्लान दिया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, लग्जरी लिविंग और पोर्ट सिटी का सपना दिखाया। 665 एकड़ का पोर्ट बनाने के लिए चीन ने $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया। 125 हेक्टेयर जमीन श्रीलंका सरकार ने दिया। 88 हेक्टेयर जमीन चीन को 99 साल की लीज पर दिया गया और लोन के एवज में चीन ने 20 हेक्टेयर जमीन खरीद ली। यानी एक बार फिर चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज वाली साजिश में फंसाया। साल 2014 में कोलंबो पोर्ट सिटी का शिलान्यास करने के लिए शी जिनपिंग खुद पहुंचे थे। इसके बाद ये काम शुरू हुआ। साल 2015 में राजपक्षे की सरकार गिर गई तो इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, लेकिन साल 2019 में इस पर फिर से काम शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस एक पोर्ट सिटी को बनाने के लिए श्रीलंका सरकार ने इतने रिसोर्स बर्बाद कर दिए कि आज मुल्क की हालत इतनी बदतर हो गई है। ये पूरा का पूरा इलाका कई एकड़ में फैला हुआ है। हजारों एकड़ की ये जो जमीन है, ये श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपने हक में कर ली है। हमारे जो लोगों से बात हुई उनके अनुसार एक तरीके से वो इसे चाइना टाउन कहते हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके कारण कई बिलियन करोड़ की जो राशि है वो चाइना ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को दी। अब ऐसे हालात में श्रीलंका के पास इसको चुकाने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, उस हालात में चाइना का ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा वापस मांगना जाहिर सी बात है यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बिगाड़ सकता है। चीन ने कोलंबो पोर्ट सिटी के नाम पर जो चाल चली है, उससे श्रीलंका को तो गर्त में डाला ही, साथ ही भारत के लिए भी एक बड़ी टेंशन है। कोलंबो पोर्ट सिटी तमिलनाडु से महज 290 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ से भारत के कई जहाज गुजरते हैं। पोर्ट से चीन को हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। चीन इस पोर्ट की आड़ में सबमरीन मूवमेंट कर सकता है। श्रीलंका ने समय रहते ये चाल समझी नहीं और खुद कर्ज के मकड़ जाल में फंसता चला गया। अभी भी वक्त है ड्रैगन से दूरी बनाने का, क्योंकि जब दिक्कत का दौर आया है तो मदद चीन नहीं बल्कि हिंदुस्तान कर रहा है। प्रियांक त्रिपाठी, कोलंबो, टाइम्स नाउ, नव भारत।
और इस आर्थिक संकट का सबसे बड़ा खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बुनियादी जरूरतें, चाहे खाने पीने की चीजें हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, सब कुछ पहुंच से दूर हो रहा है क्योंकि सब कुछ महंगा हो गया है। सब पर महंगाई की मार पड़ी है। मेरे सहयोगी प्रियंक त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका की वेजिटेबल मार्केट में हम आप हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, लोगों को फल सब्जियों पे भी ज़्यादा निर्धारित रहना पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से गर्मी है वहाँ पे उन्हें हमेशा वाटर इनटेक बढ़ाते रहना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे एक लोकल हैं जो हमें ट्रांसलेट करके बताएंगे कि किस तरीके से चीज़ें हैं। यू आस्क देम अबाउट द प्राइस, जनरली व्हाट इज द प्राइस, लाइक दीज एप्पल्स आर फॉर 50 रुपीज़, 50 रुपये होते हैं। 50 rupees generally. एंड अभी के टाइम में कितना है? व्हाट इज द प्राइस राइट नाउ? Now it's more than 100 rupees. This is 120 rupees, 140 rupees like that. एक एप्पल की कीमत Yes. 140 रुपए, 140 रुपीज। एंड व्हाट अबाउट दीज एंड व्हाट अबाउट वाटरमेलन? वाटरमेलन के लिए क्या होता है? No, normally 60 rupees for 1 kilo. Now it's more than 100 rupees. 100 रुपए से ज्यादा किलो का वाटरमेलन यहाँ पे मिल रहा है। केले की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो स्टेपल फूड की तरह माना जाता है, आम दिनों केला कितनी मिल रहा है? व्हाट इज द प्राइस नॉर्मली एंड व्हाट इज द रेट राइट नाउ? Now all product is going to increase too much increase in the price. तो टू मच इंक्रीज इन द प्राइस, काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला आप मार्केट देख सकते हैं। हालांकि लोग कम ही आ पा रहे हैं चीज़ों की सत्यता के लिए। टाइम्स ऑफ भारत की टीम यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी का मार्केट है वहाँ पे आए हैं। जाहिर सी बात है ये कंट्रोल रेट की हम आपको बात बता रहे हैं, जहाँ पे लूज रेट की बात है। जिस चीज़ को जो ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट की जो भी यूनिट्स है वहाँ पे हम जा रहे हैं ताकि आपको सच्चाई दिखा के सामने ला सकें। वहाँ पे जो गवर्नमेंट रेट वाले में इस तरीके का हालात है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो लूज मार्केट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होर्डिंग हो रही है वहाँ पे किस तरीके की स्थिति होगी। टाइम्स ऑफ भारत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ प्रियंक त्रिपाठी, कोलंबो से। महंगाई की मार तो फिर भी शायद कोई झेल ले, लेकिन युद्ध की मार से आप कैसे बचेंगे? यूक्रेन के बूचा में रूस के नरसंहार से पूरी दुनिया दहल उठी है और अब वॉर जोन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई रो रहा है। ये तस्वीर है 2.5 साल की एक बच्ची की, जिसकी पीठ पर उसकी मां ने एक मैसेज लिखा है। यूक्रेन की उस मां ने ऐसा क्यों और क्या लिखा जिसे पढ़कर नहीं बल्कि देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। टाइम्स नाउ भारत की इस सुपर इमोशनल रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर यूक्रेन युद्ध का सबसे दर्दनाक गवाह। ये तस्वीर यूक्रेन की सनक में हैवानियत की हवस की हदें पार कर चुके रूस की बर्बरता का सबसे बड़ा सबूत। यूक्रेन में जंगी उन्माद के बीच ये एक तस्वीर युद्ध का नंगा सच है। आप कहेंगे ये एक तस्वीर ही तो है, ऐसा क्या है इसमें? तो इस तस्वीर में यूक्रेन पर रूस के सितम का सबसे बड़ा संदेश। ये तस्वीर युद्ध को तमाशा बनाने वाले उन टेलीविजन चैनलों के लिए सिर्फ एक वायरल इमेज भर है, लेकिन टाइम्स नाउ भारत के लिए ये तस्वीर इंसान के खिलाफ जंग की सबसे दर्दनाक, सबसे खौफनाक, दिल तोड़ देने वाली, कलेजा कपा देने वाली कहानी। ये तस्वीर यूक्रेन की एक नन्ही सी लड़की की, नाम है वेरा माकोवी, जो इसकी नंगी पीठ पर सबसे ऊपर लिखा है। नाम के नीचे इसके जन्म की तारीख लिखी है, 10 नवंबर 2019। करीब 2.5 साल की इस लड़की की पीठ पर नाम और नंबर सब कुछ लिखा है। क्या आप जानते हैं कि ये जो बच्ची डायपर पहने आपको दिख रही है, इसकी पीठ पर क्या लिखा है, किसने लिखा है और किस वजह से लिखा है? तो हम आपको बता दें कि ये इस बच्चे की पीठ पर जो कुछ भी लिखा है इसकी मां ने ही लिखा है। और इसकी मां ने इस बच्चे की पीठ पर यह सब जानकारी इसीलिए लिखी है क्योंकि अगर रूस की तरफ से जो हमला हो रहा है उस हमले में अगर उसकी मां की जान चली जाती है और अगर ये बच्ची बच जाती है तो जिस किसी को ये बच्ची मिले उसे पता होना चाहिए कि ये कौन है और इसे कहां पर पहुंचाना है और कहां सुरक्षित इसे ले जाना है। इस एक फोटो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं, हर किसी की आंखों से आंसू बरस पड़े।
इस वायरल फोटो को कीव की पत्रकार अनास्तासिया लैप्टिना ने ट्वीट किया है। तस्वीर के साथ वो लिखती हैं, यूक्रेनी माएं अपने बच्चों की बॉडी पर परिवार का नंबर लिख रही हैं। अगर वो मारी जाती हैं और बच्चे बच जाते हैं तो उन्हें सही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाए। पेरी की मां ने सबसे पहले इस फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इस मां ने दुनिया से अपना दर्द साझा किया कि कैसे जंग शुरू होते ही उन्होंने अपनी बेटी की पीठ पर कागज के टुकड़े पर सब कुछ लिख दिया था। रूस ने यूक्रेन में बम और बारूद से कैसी बर्बादी मचाई है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत ने आपको सबसे पहले उस बूचा का झकझोर देने वाला सच दिखाया, जिसे व्लादिमीर पुतिन की सेना ने बूचड़खाना बना दिया है। जो शहर कभी गुलजार था, उसे रूसी सेना ने जाते जाते कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, वीरान कर दिया। अब आलम यह है कि पूरा बूचा सैकड़ों कब्रों का जिंदा सबूत बन चुका है। जैसे यहाँ की तस्वीरों को हमने सबसे पहले आप तक पहुँचाया, वैसे ही हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से बूचा की दिल तोड़ने वाली रिपोर्ट भेजी। ये वॉर की एक डार्क साइड की इंडिकेशन है। यहाँ पर एक चर्च के बाजू आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डेड बॉडीज़ को एक मास ग्रेव में डंप किया गया है। आप देख सकते हैं कि बॉडी बैग्स में लाशों को इधर डंप किया गया है। बहुत सारे जो लाश है बॉडी बैग्स के बिना भी इधर डंप किए गए हैं। और अभी यूक्रेनियन सरकार जो है वो बोल रही है कि ये एक इंडिकेशन है वॉर क्राइम्स की रशिया की। ये एक जेनोसाइड वो बता रहे हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लाश दिखाई दे रहे हैं। और बूचा टाउन में हमने देखा है कि जब मिलिट्री पहली बार अंदर गई थी, उनके फोटोग्राफर्स ने स्पॉट किया था कि रोड के करीब बहुत सारे डेड बॉडीज रोड में ही पड़े थे। बूचड़खाने में तब्दील बूचा की तबाही की तस्वीरें देख यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी रो पड़े। उन्होंने युद्ध से तबाह शहर की बर्बादी खुद बूचा जाकर देखी, बचे कुचे लोगों का दुख दर्द सुना, मदद के भरोसे पर मरहम लगाए और बूचा की हत्याओं को नरसंहार करार दिया। Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь, бачите, що відбулось. Ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж... बूचा शहर से अब रूसी सैनिकों की वापसी हो चुकी है। रूसी सेना के बूचा छोड़ने के बाद यहाँ 410 निहत्थे लोगों की लाशें मिली। इनमें से ज्यादातर लाशों के हाथ बंधे थे, उन्हें बेहद करीब से गोली मारी गई थी। लाशों पर टॉर्चर के निशान अब तक मौजूद हैं। जिस शहर में रूस ने जुल्म की इंतहा कर दी, बर्बरता की सारी हदें लांघ दी, जो इलाका युद्ध में हैवानियत के एपिसेंटर के तौर पर दुनिया के सामने आया है, वो यूक्रेन में कहां है, आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। बूचा की बात करें तो बूचा यूक्रेन की राजधानी कीव से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो सबसे पहले कीव पर कब्जा करने के लिए बूचा पर ही रूस की जो आर्मी थी उसने डेरा डाला था। और बूचा से ही नजदीक है होस्टमेल एयरपोर्ट। जब पुतिन की सेना इस एयरपोर्ट से कीव की राजधानी की ओर आगे बढ़ रही थी, वो भी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ में, तो सबसे पहले कीव के आसपास बूचा ही वो जगह थी जहां पर रूस की सेना ने डेरा डाला था। लेकिन जब वो कीव की ओर बढ़ रहे थे तो उस वक्त उनका सामना हुआ यूक्रेन की सेना से। और तब से लेकर अब तक यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को बूचा में ही रोक रखा है। आमने सामने की लड़ाई की जा रही है। 30 मार्च तक जितने भी लोग थे जो बूचा से निकल गए, उससे पहले रूस की सेना उनका नरसंहार कर रही थी, उन पर अत्याचार कर रही थी। जिस रास्ते से रूस की सेना बूचा में दाखिल हुई, टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने भी ठीक उसी एंट्री पॉइंट से रिपोर्ट भेजी।
हम वो रास्ते पे खड़े हैं जहाँ पर डायरेक्टली बूचा की तरफ एंट्री होता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 360 डिग्री डैमेज हुआ है और सिविलियन प्रॉपर्टीज़ पे भी। आप मेरे जो पीछे एक घर था वो देख सकते हैं कि बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ घर नहीं, आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो खड़ी थी वो उस पर भी बहुत सारा डैमेज हुआ है। और वो कम्युनिटी हॉल जो देख रहे हैं, बहुत बड़ा सा बिल्डिंग, उसका जो टॉप फ्लोर है वो उड़ाया गया था। आप समझ सकते हैं कि कैसी आर्टिलरी और कैसी आर्मरी यूज़ की जा सकती है ऐसे बड़े बिल्डिंग को उड़ाने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ जो रेजिडेंशियल हाउसेस हैं उन पे भी फायरिंग हुई थी। आप देख सकते हैं कि कुछ जो बालकनीज है वो उड़ गए हैं, उनको आग जलाया गया था रेजिडेंशियल घरों के अंदर और चारों तरफ हम तबाही देख सकते हैं। और यहाँ पर 30 दिन के करीब फाइटिंग हुआ था। यहाँ ये जो रास्ता हम खड़े हैं, एक तरफ से बूचा की तरफ जाता है, एक तरफ इरपिन की तरफ। बूचा से कीव जाने के रास्ते में दोनों देशों की सेना में भीषण युद्ध हुआ। टैंकों से नॉन स्टॉप गोले दागे गए। आलम यह है कि यहाँ अब भी कदम कदम पर तबाही के निशान मौजूद हैं। ये जो रास्ता बूचा की तरफ जा रहा है, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था और ये युद्ध सिर्फ जो ग्राउंड ट्रूप्स है उनके बीच नहीं बल्कि बहुत सारे आर्मर्ड व्हीकल्स के बीच हुआ था। और आप देख सकते हैं ये पूरा जो इलाका है ध्वस्त हो चुका है और इसके बीच 6 से 8 आर्मर्ड व्हीकल्स सिर्फ एक रेडियस 100 मीटर्स के रेडियस में फैले हुए हैं और कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। आसपास के घर में कुछ नहीं बचा। आप समझ सकते हो कि इतने सारे आर्मर्ड व्हीकल्स जब एक साथ फाइट करते हैं तो कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। ना बल्कि सिर्फ ये जो घर आप देख रहे हैं आसपास, बल्कि जो इससे पीछे भी हैं वो घरों में भी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है हमें। और हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर एक एम्बुश लॉन्च की गई थी यूक्रेनियन आर्मी से, क्योंकि जब इतने सारे टैंक एक साथ होते हैं उन्होंने शायद यहाँ पर एक मिसाइल अटैक किया था क्लस्टर में डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे आर्मर्ड व्हीकल्स को, क्योंकि उनके पास ब्रिटिश के एंटी टैंक मिसाइल्स है, यूएस सप्लाइड एंटी टैंक मिसाइल्स है और यूक्रेनियन भी है। शायद वो यूज़ हुआ होगा इतने सारे रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ही जगह में। कहा तो ये भी जा रहा है कि यूक्रेनी लड़कियों से भी रूसी सैनिकों ने हैवानियत की, गैंग रेप किया गया और फिर मौत के घाट उतार दिया। बूचा के नरसंहार पर पूरी दुनिया का आक्रोश फूट पड़ा है। यूरोप से लेकर इंग्लैंड, अमेरिका तक के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत मुकदमा चलाने की वकालत की। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter is so what happened to Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. बूचा नरसंहार के विरोध में अमेरिका ने रूस को UNHRC से बाहर निकालने की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी विरोध में #बूचा किलिंग्स को अनब्लॉक कर दिया है। पहले हिंसक कंटेंट के चलते इस हैशटैग को ब्लॉक किया गया। बूचा शहर के नरसंहार की वजह से जर्मनी ने 40 रूसी डिप्लोमेट्स को अपने देश से बाहर निकाल दिया। हालांकि रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। बूचा की तस्वीरों को फेक और प्रोपेगेंडा वाला बताया। बताया जा रहा है कि रूस का फोकस अब यूक्रेन के डोनबास इलाके पर है। ऐसे में उसकी सेना ने इरपिन को भी खाली कर दिया। इरपिन से रूसी आर्मी लौटी तो अब यहाँ के लोगों की वापसी हो रही है। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही कई परिवार की चले गए थे, लेकिन अब वो इरपिन लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ उनके घर तबाह हो चुके हैं। बमबारी से आशियाने पूरी तरह उजड़ चुके हैं। अब इन लोगों के सामने फिर से घर बसाने की चुनौती है। यूक्रेन की बर्बादी देख रेड क्रॉस ने भी दोनों देशों से इंसानियत के नाते जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए रास्ता देने की गुहार लगाई। इरपिन की तस्वीर देखिए, जहां इमारतें मलबों में तब्दील हो चुकी हैं। इस वीरान शहर में सिर्फ वो लोग ही बचे हैं जो चलने फिरने में लाचार हैं। ऐसे में रेड क्रॉस ने इन मजबूर लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए यूक्रेन और रूस से रास्ता देने की अपील की।
मौत का खौफ ऐसा है कि यूक्रेन से पलायन लगातार जारी है। जान बचाने के लिए हजारों यूक्रेनी देश के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी इलाकों का रुख कर रहे हैं। ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, दिल भर भी जगह नहीं है, लेकिन ये मजबूर यूक्रेनी किसी सूरत में महफूज ठिकानों तक पहुंचना चाहते हैं। जिनके पास अपनी गाड़ी है वो हाईवे से सफर कर रहे हैं, लेकिन शहर छोड़ने की हड़बड़ी ऐसी है कि हाईवे पर लंबा जाम लगा है। डोनेस्क के क्रेमाटोर्स्क की ये तस्वीरें हैं जहां करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना अब उसके पूर्वी इलाके पर बड़े हमले की फिराक में है। रूस अपनी युद्ध नीति लगातार बदल रहा है। हर बीतते दिन के साथ युद्ध विराम की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है। ऐसे में इस युद्ध का अंत कब होगा कोई नहीं जानता। यूक्रेन के बूचा शहर से दीपक गोपन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चलिए अब फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं 50